नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उस एक चीज की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक साथ जोड़े रखती है। वो है भारत का संविधान। और आज हम इसी शानदार दस्तावेज के कुछ अहम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, ये कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। संविधान बनाने वालों के सामने एक ऐसा दस्तावेज तैयार करने की चुनौती थी जो भारत की इस जबरदस्त विविधता को अपने अंदर समेट सके। तो देखते हैं उन्होंने ये कैसे किया। तो इसका जवाब हमारे संविधान बनाने वालों ने दिया। एक ऐसा संविधान बनाकर जो भारत जितना ही विशाल और विविध हो। सच तो ये है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। आपको अंदाजा देने के लिए बताता हूं, जब इसे 1949 में अपनाया गया था तो इसमें 395 अनुच्छेद थे और आज ये संख्या 470 की भी पार जा चुकी है। मतलब साफ है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीती जागती सांस लेती हुई चीज है जो वक्त के साथ बढ़ती है। तो सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा, इतना शानदार दस्तावेज बनाने की प्रेरणा आई कहाँ से? चलिए हमारे इस विश्लेषण के पहले पड़ाव में इसी का पता लगाते हैं। जैसा कि खुद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था, इसे बनाने से पहले दुनिया के जाने माने संविधानों को खंगाला गया था। हमारे निर्माता दुनिया में जहां से भी अच्छे विचार मिले उन्हें अपनाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाई। अब ये स्लाइड देखिए, इससे साफ पता चलता है कि हमने दुनिया भर से प्रेरणा ली है। जैसे ब्रिटेन से हमने संसदीय सरकार का ढांचा लिया क्योंकि देश उस सिस्टम से पहले से ही वाकिफ था। वहीं अमेरिका से नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी ली गई और आयरलैंड के संविधान से हमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मिले जो एक कल्याणकारी राज्य बनाने में मदद करते हैं। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बस कॉपी पेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान का जो ढांचा है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है, जो हमें ब्रिटिश शासन से विरासत में मिला था। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि सामान कहाँ से आया। अब देखते हैं कि इन सब को मिलाकर बनाया क्या गया। ये है भारतीय संवैधानिक डिजाइन का असली कोर, यानी शक्ति का संतुलन। भारतीय संविधान की सबसे अनोखी बातों में से एक है इसका मिजाज। ये न तो इतना कठोर है कि बदल ही ना सके और न ही इतना लचीला कि कोई भी इसे जब चाहे बहुत आसानी से बदल दे। और इसी खासियत की वजह से ये एक जीवंत दस्तावेज कहलाता है जो वक्त के साथ खुद को ढाल सकता है। और ये जो संतुलन है ना, ये हमें यहाँ साफ साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ है ब्रिटेन का मॉडल जहाँ संसद सबसे ऊपर है, दूसरी तरफ है अमेरिका का मॉडल जहाँ न्यायपालिका यानी जुडिशरी सबसे ऊपर है। और भारत ने क्या किया? हमने इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला। यहाँ संसद संविधान को बदल सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर नजर रखता है कि ये बदलाव संविधान के मूल ढांचे को तो नहीं बदल रहे। अच्छा, सरकार कैसे काम करेगी ये तो समझ लिया, पर उन लोगों का क्या जो इस देश में रहते हैं, मतलब हम सब लोग? तो चलिए अब जरा नागरिकों के अधिकारों और फर्ज पर नजर डालते हैं। तो सवाल ये है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमें संविधान से कौन सी खास शक्तियां या कहें अधिकार मिलते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और संविधान में इसका जवाब बहुत साफ तौर पर दिया गया है। ये हैं वो 6 मौलिक अधिकार जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। ये हमें बराबरी, आज़ादी और कई दूसरी चीजों की गारंटी देते हैं। और सबसे खास है छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक तरह की गारंटी है कि अगर हमारे इन अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ अधिकारों पर खत्म नहीं होती। संविधान जहां नागरिकों को अधिकार देता है, वहीं राज्य के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी तय करता है और साथ ही नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी। कह सकते हैं कि ये एक दो तरफा रास्ता है। अब देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है ना, और भारतीय संविधान भी इसका अपवाद नहीं है। तो चलिए एक नज़र उन आलोचनाओं पर भी डालते हैं जो हमारे संविधान को लेकर समय समय पर होती रही हैं। जी हाँ, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ये डिज़ाइन कुछ खास पसंद नहीं आया। आइए जानते हैं कि उनकी मुख्य आलोचनाएं क्या थीं। एक बहुत आम आलोचना ये है कि हमारा संविधान मौलिक नहीं है। कुछ आलोचकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कोई मौलिक दस्तावेज है ही नहीं, बल्कि बस उधार का एक थैला है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये 1935 के एक्ट की एक कार्बन कॉपी से ज़्यादा कुछ नहीं है। और एक और बहुत बड़ी आलोचना जो सुनने को मिलती है वो ये है कि हमारा संविधान वकीलों का स्वर्ग है।
सर आइवर जेनिंग्स जैसे आलोचकों का मानना था कि इसकी कानूनी भाषा इतनी जटिल है कि यह आम आदमी की समझ से बाहर है। जैसा कि इस सॉस में भी बताया गया है, दलील ये है कि इसकी भाषा इतनी कानूनी और पेचीदा है कि आम इंसान के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है और इसका फायदा सिर्फ वकील ही उठा पाते हैं। इसीलिए इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो अब सवाल ये है कि इतनी आलोचनाओं के बाद भी हमारा संविधान समय की कसौटी पर खरा कैसे उतरा है? चलिए, अपने आखिरी हिस्से में इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इन सब आलोचनाओं के बाद भी हमारे संविधान की सबसे बड़ी ताकत शायद इसके बदलने की, खुद को ढालने की क्षमता ही है। ये एक पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, लेकिन टहनियां वक्त के साथ बदलती हवाओं में झुकना जानती हैं। और शायद इसीलिए ये 75 सालों से भी ज्यादा समय से प्रासंगिक बना हुआ है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या हमारा संविधान, जो अतीत की नींव पर बना एक खाका है, भविष्य की अनगिनत चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।